नमस्कार, स्वागत है हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। योगी सरकार के दिव्य भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ के आयोजन के संकल्प की झलक भी नगर प्रवेश यात्रा में स्पष्ट दिखी। त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासमागम प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए अखाड़ों का कुंभ नगरी में जमघट होना शुरू हो गया है। सन्यासियों के श्री पंचदशनाम अखाड़े ने कुंभ नगरी में पूरे राजसी वैभव के साथ प्रवेश किया। शहर के बाहर रामापुर गांव के हनुमान मंदिर से अपने रंता पंच के साथ अखाड़े के सन्यासियों और महात्माओं की भव्य नगर प्रवेश यात्रा शुरू हुई, जिसका समापन शहर में जूना अखाड़ों के मौजगिरी आश्रम में हुआ। नगर प्रवेश यात्रा के मार्ग में अखाड़ों के महात्माओं का जगह जगह कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से फूलों से स्वागत किया गया। वहीं चांदी के सिंहासन में सवार अखाड़ों के महामंडलेश्वरों पर मार्ग में स्थानीय जनता ने पुष्प वर्षा की। अखाड़े के साधु संत अब यही प्रवास करेंगे। 14 दिसंबर को जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। नगर प्रवेश यात्रा के सकुशल समापन के लिए महाकुंभ प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण और एसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में महिला बीट अधिकारियों द्वारा स्थानीय महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा विभिन्न पुलिस कम्युनिटी प्रोग्राम आयोजित करते हुए कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को पॉस्को एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं लैंगिक अपराधों में बचाव के लिए बारे में बताया गया। महिला सुरक्षा टीम द्वारा महिलाओं को मिशन शक्ति के पंपलेट वितरित करते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, वन स्टॉप सेंटर नंबर 181 के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान महिलाओं को समझाया गया कि वे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज पर होने वाले लैंगिक अपराध या घरेलू हिंसा के अपराध को चुपचाप बर्दाश्त न करें। और गौतम बुद्ध नगर की नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को घायल हालत में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का एक मोबाइल, 4,700 रुपए नकद, वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस सेक्टर 54 द पॉइंट में जो है एलिवेटेड रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी और तभी एक बाइक पर सवार 2 शख्स सेक्टर 54 टी पॉइंट की तरफ आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया तो वे पुलिस टीम को देख मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे, जिससे कि उनकी बाइक डिसबैलेंस होकर बैरियर से टकरा गई और दोनों आरोपी अवैध हथियार से पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। आरोपियों की पहचान राजा ठाकुर और मिथुन ठाकुर के रूप में हुई है। जो आज मुठभेड़ हुई है सवेरे सेक्टर 24 में, इसमें वो 2 बदमाश पकड़े गए हैं, जिन्होंने 1 तारीख को जो सेक्टर 71 चौराहे पर एक इंजर्ड व्यक्ति मिला हुआ था, उससे लूटपाट की थी और उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं जो आज पकड़े गए हैं। उनसे एक 32 बोर का तमंचा, एक 315 बोर का तमंचा, जो घायल व्यक्ति था उसका लूटा हुआ मोबाइल और उससे जो लूटे गए थे 5,000 रुपये, उसमें से 47 रुपये बरामद हुआ। देखिए, इन्होंने घटना को अंजाम दिया था जब ये इंजर्ड है, जब ये सेक्टर 71 चौराहे वाले मेट्रो पे उतरा था तो वो जा रहा था, खूब नशे में था। उसे मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जा रहा है। तब इन्होंने ये होशियारपुर के पास जो बीकानेर स्वीट हाउस है उसके सामने से ऑटो पकड़ा और वहीं पर इन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। ये भी उसी ऑटो में बैठ गए और आगे जाकर के गोल्ड पोस्ट के पास इसे उतारे। बाद में शशि चौक से आगे आए, थोड़ा सा आगे आकर के इसके साथ छीना झपटी की और उनसे गोली मार दी
फिर वहां से घायल अवस्था में पैदल चल करके आया था और ये टक्कर टूट गया था। और पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में दिनांक 3 नवंबर को नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत बिना हेलमेट 3 सवारी ब्लैक फिल्म ओवर स्पीड व रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गई एवं यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और आमजन को यातायात नियमों को महत्व को समझाने के लिए प्रेरित किया गया और जागरूकता संदेश भी दिए गए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नोएडा पुलिस अब जो है सड़क सुरक्षा अभियान के लिए लगातार अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। नोएडा पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां ट्रैफिक नियमों को लेकर अब नोएडा पुलिस जागरूकता करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ लोगों से अपील कर रही है कि जो अब ट्रैफिक नियम है उनको आप उसकी पालना कीजिए। यातायात नियमों के प्रति लगातार नोएडा पुलिस जागरूक करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई करती हुई नोएडा पुलिस नजर आ रही है। तो पूरी सजगता के साथ अब नोएडा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने ब्रिस्बेन में बोलते हुए कहा कि मैं आप सभी को धन्यवाद देने आया हूं क्योंकि ये आपकी उपस्थिति है और ये आपका प्रयास है और ये आपका योगदान है जिसने वाणिज्य दूतावास को संभव बनाया है। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Last 10 years, we believe we have made very significant progress, and I would attribute the progress to the fact that we have embarked on a series of efforts which feed into each other, making it much easier to do business in the country, improving the ease of living, which is reducing the bureaucratic load on the average citizen, radically improving the infrastructure through a program called Gati Shakti, which in fact has a very strong application of multiple kinds of technologies, putting in place what has been a remarkably effective digital public infrastructure, and I'd like to share some thoughts with you about that. Improving the quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Now, I put this to you in terms of a description, but often I'm in situations where I have 5 minutes to impress somebody from abroad who wants to know, okay, what's happening in India. So I want to give you that 5-minute description. Actually, it's not even 5 minutes, probably 1 minute. I tell people, please understand today's India. Today's India, if I were to pick 5 numbers, is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which I would invite you to ride on next time any of you are in India. Which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take. Which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. A decade ago we had 75 airports, today we are close to 150. Which, by the way, as a result of all of this, has about 1,000 planes on order from the international aviation industry. Which has actually doubled down on its education system. Now, this gives you a kind of a snapshot of the changes underway. Now, it's not my contention that those are adequate. On the contrary, aspirational India today demands that, these are seen in many ways today as basic requirements. So, we are addressing a lot of legacy needs, but certainly we hope that the
expectations of society actually lead to higher performance and higher delivery in this regard. Now, this is one part of the change which has happened. The other part of the change is probably less visible to many of us. Less visible because many of us come from middle-class families, mostly urban. So we don't directly always experience, and I'm sure there may be some exceptions here. We don't always directly experience how the digital public infrastructure actually has delivered, particularly outside urban areas, including in urban areas, but also to those who are, I would say, of a lower income and who are socio-economically more vulnerable. And again, I want to give you some ideas of numbers. We have a program to build houses to those whose income levels are low. In the last 10 years, 35 million houses have been built and delivered, which means about, roughly given Indian family size, which means about 160 million people are living in houses today, which they did not have a decade ago. Let's look at health. You know, some of you may have heard of a scheme called Ayushman Bharat. Now, the idea is to provide free or subsidized health care for those who are deserving. The users of this today number 530 million, which is roughly, I mean, you know the numbers, about 40% of the total population. You know also that there are a lot of people who depend on government rations, on public food distribution for their nutrition. So I come today not just to formally inaugurate a consulate tomorrow in Brisbane, but to actually thank you all, because it is your presence, it's your effort, it's your contribution which has actually made the consulate possible. And not least, I should say, I've come to redeem Prime Minister Modi's promise made in public that he will open a consulate in Brisbane. Now, it's perhaps a bit obvious to explain to people who live in the Sunshine State what your contribution is to the relationship. Today there are, I mean, my figures could be a little bit dated, but I think about 125,000 people of Indian origin who live here. Would that be right? I think a little bit more, Peter, than when you started off. And I'm told about, 15,000, 16,000 students roughly in the state. And what impressed me was 75% of the exports of Australia to India are actually from the state. और वही झारखंड के सिमरिया में बीजेपी ने सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं चतरा में आया हूं तब 13 तारीख को चतरा की भूमि के हर मतदाता ने नई झारखंड सरकार चुनने के लिए वोट डालने का काम करना है। मैं आप सबको अपील करने आया हूं कि दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी और विशेषकर युवाओं की विरोधी इस झारखंड सरकार को बदल दीजिए। भाइयों बहनों, भद्रकाली मंदिर, बागेश्वरी मंदिर, चुनरू धाम सूर्य मंदिर और लिंगोया महारानी की मंदिर की इस भूमि से एक ऐसी हवा करिए जो रांची जाते जाते आंधी में बदल जाए और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। ये हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात करते हैं। मैं आज हेमंत बाबू को पूछने आया हूं, 5 साल में
अपने परिवार के अलावे किसी का भला किया हो तो उसका सूची लाइए हेमंत बाबू। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हर घर के गरीब को घर दिया, पीने का पानी दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। हेमंत बाबू, आपने कुछ किया हो तो मुझे जरूर बताओ। भाइयों बहनों, आज चतरा की इस विशाल जनमेदनी यहां से लेकर हेलीपैड पर जहां पर भी नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो माताओं बहनों, आपने देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के कांग्रेस के सांसद हेमंत सोरेन के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनने के लिए 27 नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ती हैं, फिर भी मशीनें गर्म हो जाती हैं। भाई, माताओं बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, ये 350 करोड़ रुपया जो उनके सांसद लूट गए वो किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये आपको बताते नहीं है। दीदी, माताएं, बहनें, युवाओं, मेरे दलित साथियों, ये 350 करोड़ रुपया झारखंड की गरीब जनता का है जो हेमंत सोरेन लूट कर गए। मुझे बताओ, ये ठीक किया है क्या उन्होंने? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है क्या? आप चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ, ये 350 करोड़ रुपया खाने वालों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम भारतीय जनता, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी लोकसभा के चुनाव में झारखंड ने 47% वोट मोदी जी को दिया, 9 सीटें दी, 80 लाख से ज्यादा वोट मिले, और इसको अगर विधानसभा में करते हैं तो 81 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी और लोजपा जीतती है। आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, मगर दूसरी बार भी दिया था। तो मुझे बताओ झारखंड वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे वहां कोने में खड़े बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ईश्वर वाले बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ए राहुल गांधी, लालू यादव, हेमंत सोरेन विरोध करते रह गए। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आज तक कश्मीर के मसले को उलझा कर रखा। मुझे बताओ चतरा वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और इस दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने 500 करोड़ रुपया की ईट खोरी में मां भद्रकाली के मंदिर के लिए घोषणा की थी, हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। आज चतरा को ना ही नया डिग्री कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना महिलाओं की बच्चियों का विद्यालय मिला। आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिता दो, डिग्री कॉलेज भी, अस्पताल भी और बच्चियों का विद्यालय हम 2 साल में पूरा कर देंगे मित्रों, 2 साल में पूरा। मैं पहले भी सुनील सिंह के प्रचार में चतरा आया हूं। यहां पर नक्सलवाद का बोलबाला था या नहीं था भाई? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? ये 5 साल में हमने नक्सलवाद को झारखंड से उखाड़ कर फेंक देने का काम, और आज कह कर जाता हूं, मार्च 2026 तक झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार। आप लोग बालू माफिया से, रेत माफिया से परेशान है या नहीं है? अरे जोर से बोलो ना भाई, है या नहीं है? हेमंत सोरेन इसकी दवा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है? आप भाजपा सरकार ला दो, बालू माफिया जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। यहां पर ITI का कॉलेज का बिल्डिंग तैयार है, वो चालू नहीं कर सकते हैं। वृद्धों का पेंशन रोका हुआ है। सारी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।